जय श्री राम बच्चों, जय श्री राम बच्चों। आज गुलाम वंश के सेकंड पार्ट में मैं आपके सामने हाजिर हूं। श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन बाय अनुसर के द्वारा आप लोगों को यूट्यूब चैनल शुरू किया गया है। आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे अपना समर्थन दें। आपके दिया गया समर्थन मुझे मोटिवेट करेगा और मैं नई नई वीडियोस, नई नई चीजें आप लोगों को लेकर आऊंगा और आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी अपने इतिहास को, अपने सिविक्स को, अपने ज्योग्राफी को, अपने हिस्ट्री को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायो को, हर चीज को जानने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। हम लोगों ने अपनी बात कर ली थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, ठीक है ना। चलिए अब हम उससे आगे की बात करते हैं बच्चों। हमारी बात शुरू होती है दिल्ली पहुंचकर इल्तुतमिश ने, मैं आपको बता दूं, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका दामाद इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश शमशी वंश का शासक था। कौन से वंश का? शमशी वंश का। इसलिए अब हम इस वंश को शमशी वंश के नाम से भी जानेंगे। अब जो आगे चलेगा ये कौन सा बनेगा? शमशी वंश के नाम से। तो बच्चों इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर दी और खुद सुल्तान बन गया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? दामाद भी था और गुलाम भी था और इसको कहा जाएगा शमशी वंश का। अब आपको बता दूं, भारत के अंदर तुर्की वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है उसे इल्तुतमिश माना जाता है, ठीक है। तुर्की वंश का वास्तविक संस्थापक, अगर कहीं पर भी वास्तविक वर्ड आ जाता है तो समझ जाना वो कौन है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, क्योंकि आप लोगों से हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक तो अपने आप को सिपह सलार और बाकी उपाधियों से ही संतुष्ट रखा उसने, तो वो वास्तविक संस्थापक माना ही नहीं गया। अगर कहीं भी वास्तविक वर्ड आ जाती है तो तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाएगा। भारत में जो मुस्लिम प्रभुसत्ता की शुरुआत हुई है वो इल्तुतमिश से ही हुई है, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए इधर, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक साथी था जिसका नाम था गुलाम कुबाचा। कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो साथी था कुबाचा, कुबाचा ने खुद को मुल्तान का शासक घोषित कर दिया। कहां का शासक घोषित कर दिया? मुल्तान, अपने आप को मुल्तान का। और इसके साथ साथ कुबाचा ने लाहौर और पंजाब को भी जीत लिया, ठीक है। लाहौर और पंजाब को भी कुबाचा ने जीत लिया, ठीक है ना बेटा। अब इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। कौन है इल्तुतमिश? गुलामों का भी गुलाम। इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम। क्यों जी इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम क्यों? क्योंकि भैया जी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था, ठीक है ना। इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था और कुतुबुद्दीन ऐबक तो खुद मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक तो खुद मोहम्मद गौरी का गुलाम था, यानी गुलाम वो और फिर उसका भी गुलाम ये, ठीक है ना बच्चों। तो ऐबक ने इसको सबसे पहले सर ए जहां, ऐबक ने इसको सर ए जहां नियुक्त किया। सर ए जहां का मतलब क्या है? जो उसके अंगरक्षक होते थे उनका हेड, ठीक है। सर ए जहां नियुक्त किया अंगरक्षकों का मुखिया, हेड, ठीक है भैया। तो गुलामों का गुलाम कौन? गुलामों का गुलाम कौन? ये इल्तुतमिश, ठीक। इसको खरीदा किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसको क्या बना दिया? अंगरक्षकों का मुखिया, यानी सर ए जहां। और सबसे बड़ी बात, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी की शादी भी इससे कर दी, ठीक। पुत्री की शादी इससे कर दी, तभी तो दामाद जी बने ये। पुत्री की शादी करी तभी तो ये दामाद जी बने, ठीक है ना बेटा। चलिए, अपने शासनकाल के आरंभिक वर्षों में कुतुब इसकी इल्तुतमिश की जो दृष्टि थी उत्तर पश्चिम पे थी। उस समय सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, जो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था वो माना जाता था ख्वारिज्म साम्राज्य। ख्वारिज्म साम्राज्य, ठीक है। ख्वारिज्म साम्राज्य उस समय सबसे शक्तिशाली माना जाता था बच्चों, ठीक है। उसके अपने आरंभिक दृष्टि यहां पर थी। यह मध्य एशिया का सबसे शक्तिशाली राज्य था। इसकी सीमा सिंधु नदी तक जाती थी। इसकी सीमा सिंधु नदी तक जाती थी। देखिए इधर, ये देखिए, ठीक। भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का आरंभ इल्तुतमिश ने किया, ये बात हमने अभी अभी करी। इसके बाद इल्तुतमिश की दृष्टि उत्तर पश्चिम पर टिकी हुई थी। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं, ठीक। ख्वारिज्म साम्राज्य को मंगोलों ने ध्वस्त कर दिया, ठीक। मंगोल, मंगोल, मैं आपको मंगोलों के बारे में भी बताऊंगा, तैमुचिन वगैरह क्या थे, ठीक है ना। अभी आगे चलकर मैं बताऊंगा। तो
मंगोलों ने जिस साम्राज्य की स्थापना करी वो इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से था, एक था। जब ये साम्राज्य अपने पूरे उत्कर्ष पर था, अपने पूरे चरम पर था, अपनी पूरी फैलाव पर था, इसकी सीमा चीन से लेकर भूमध्य सागर के तट तक और कैस्पियन सागर तक, तकाटिस नदी तक फैली हुई थी। ये फैलाव था इनका। आप अंदाजा लगाइए कितनी सीमा होगी इनकी, चीन से लेकर भूमध्य सागर के तट तक और कैस्पियन सागर से लेकर जकार्टिस नदी तक ये फैला हुआ था। ठीक, अब इस टाइम में इल्तुतमिश को मिल गया कुबाचा से निबटने का अवसर और उसने उसे मुल्तान और कच्छ से उच्च से उखाड़ फेंका। अब दिल्ली की सीमा फिर दोबारा से सिंधु नदी तक फैल गई, यानी इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक कहा गया, क्योंकि इसने अपने साम्राज्य का, आप खुद देख सकते हो कितना विस्तार किया इसने अपने साम्राज्य का। जब यह साम्राज्य अपने पूरे चरम पर था तो उस समय उसकी सीमा चीन से लेकर भूमध्य सागर के तट तक और कैस्पियन सागर से लेकर जकार्टिस नदी तक फैली थी। ठीक है ना। फिर इल्तुतमिश को इस टाइम में कुबाचा से लड़ने का, उससे उलझने का, उससे अपने मौका मिल गया पूरा पूरा। उसने उसे मुल्तान से और उच्च से उखाड़ फेंका और अपनी सीमा को वो कर दिया, फैलाव कर दिया। ठीक है ना बच्चों। चलिए इल्तुतमिश ने अरबी सिक्के चलाए। ठीक, इल्तुतमिश ने अरबी सिक्के चलाए। इल्तुतमिश ने अरबी सिक्के चलाए। उसने चांदी का टंका, ठीक है, और चांदी का टंका और तांबे के जितल का प्रचलन किया। दिल्ली में उसने टकसाल लगाया। इल्तुतमिश ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। ठीक है, इल्तुतमिश ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। आपको पता ही होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी याद में? बख्तियार काकी की याद में। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा, ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण इसने पूरा करवाया। ठीक है ना बच्चों। इसने इक्ता व्यवस्था शुरू की। इक्ता क्या होती थी? इक्ता, इक्ता, इक्ता एक अरबी शब्द है। इसने इक्ता व्यवस्था शुरू की। इक्ता क्या है? इक्ता एक अरबी शब्द है बच्चों। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? भूमि। इसका मतलब क्या होता है? भूमि। इक्ता एक अरबी शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? भूमि। ठीक है ना। और ये भूमि को जो जिसको दी जाती थी उसको कहा जाता था इक्तादार। ये भूमि जिसको दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? इक्तादार। इल्तुतमिश ने सबसे पहले अरबी सिक्के चलाए। अरबी सिक्के सबसे पहले इल्तुतमिश ने चलाए। बताया अभी अभी कौन कौन से? टंका और जीतल। टंका कैसा हुआ करता था? चांदी का टंका। ठीक है, और जीतल कैसा हुआ करता था? जीतल कैसा हुआ करता था? जीतल होता था तांबे का। तांबे का। अब जब सिक्के छप रहे हैं भैया जी तो टकसाल भी चाहिए, इसलिए इसने दिल्ली में टकसाल स्थापित करे। जब सिक्के छपेंगे तो कहां छपेंगे? टकसाल में। इसके सिक्कों पर शिव का नंदी, इसके सिक्कों पर शिव का नंदी, ठीक है ना बच्चों, भगवान शंकर जी का नंदी और चौगान के घुड़सवार। वही चौगान खेल जिसको खेलते खेलते इसके मालिक साहब या इसके ससुर जी लुढ़क गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। ये दिल्ली का पहला शासक था। ये दिल्ली का पहला शासक था जिसने किसकी उपाधि धारण करी भैया जी? सुल्तान की। ये दिल्ली का पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करी, क्योंकि इसके पहले वाले जो शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने तो सिपाह सालार की और मलिक की उपाधि धारण करी थी। 18, ठीक है ना, सुल्तान की उपाधि धारण करी। इन्होंने 18 फरवरी 1229 को स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना करी। 18 फरवरी 1229 को इसने स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना की। ठीक है बच्चों, 18 फरवरी 1229 को स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसके द्वारा की गई। तो बच्चों कुतुब मीनार का निर्माण इन्होंने पूरा करवाया। इक्ता व्यवस्था इन्होंने शुरू करवाई। ठीक, इक्ता व्यवस्था इन्होंने शुरू करवाई। अरबी सिक्के चलवाए जिसके अंदर चांदी का टंका और तांबे का जीतल हुआ करता था। टकसालें बनवाई। ठीक है ना। ये सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। शिव का नंदी इसके सिक्कों पर अंकित होता था।
चौगान घुड़सवार इसके सिक्कों पर अंकित होते थे। बच्चों बगदाद के खलीफा से इसने, बगदाद के खलीफा, इतनी इतनी बार बोलूंगा मैं, आप लोगों को सारी चीजें रिपीट करवा दूंगा। बगदाद के खलीफा से इसने पहली बार कैसी उपाधि धारण करी, मान्यता ली इसने, इसने उनसे मान्यता ली। मान्यता का मतलब होता है ऑथराइज करना किसी चीज को। तो बगदाद के जो खलीफा थे उनका नाम था अल मुंतसिर बिल्लाह। क्या नाम था? अल मुंतसिर बिल्लाह। बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से इन्होंने किस चीज की स्वीकृति प्राप्त की? शासन करने की स्वीकृति या मान्यता कह सकते हैं, ठीक है ना, मान्यता प्राप्त करी इन्होंने। बच्चों इसने 40 तुर्क सरदारों का संगठन बनाया, वफादार, बेहतरीन वफादार, ठीक है, 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन बनाया, जिसे 40 तुर्क सरदारों का संगठन बनाया इसने, ठीक है, जिसे चालीसा कहा जाएगा, चालीसा, ठीक, या फिर इसे कहा जाएगा तुर्क ए चिहलगानी, ठीक है। 40 गुलामों का वफादार तुर्क सरदारों का एक संगठन बनाया, और इन 40 ने इल्तुतमिश की सफलताओं में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। बच्चों इल्तुतमिश की सफलताओं में बहुत बड़ा योगदान था चालीसा का। इल्तुतमिश एक न्यायप्रिय शासक निकला बच्चों, न्यायप्रिय शासक निकला इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश एक न्यायप्रिय शासक था। बच्चों इसने अपने महल के सामने संगमरमर में 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित करवाई और उनके गले में घंटियां लटका दी, जिन्हें बजाकर कोई भी व्यक्ति इससे न्याय मांग सकता था। तो मूर्तियां लटकवाई संगमरमर की शेरों की, और उनके गले में क्या करवा दिया? घंटियां लटका दी। इसको बजाकर कोई भी व्यक्ति न्याय मांग सकता था। ऐसा ही कुछ कब होगा? जहांगीर के काल में होगा। जहांगीर भी एक सोने की जंजीर लटकवा देगा और कोई भी व्यक्ति आएगा और उसको घंटी को खींचेगा। जहांगीर के बारे में जब हम बात करेंगे तब हम ये सेम इसी तरह की बात करेंगे, लेकिन शुरुआत पहले इसने की, ठीक है ना बच्चों। इसने ग्वालियर विजय के बाद, जब इसने ग्वालियर को जीता, इसने ग्वालियर विजय के बाद सिक्कों पर, इसने ग्वालियर विजय के बाद सिक्कों पर रजिया का नाम लिखवाया था बच्चों, रजिया का नाम अंकित कराया। ग्वालियर विजय के बाद जिसने सिक्कों पर रजिया का नाम अंकित करवाया, ठीक है ना बच्चों। और अगर इसके टाइम में किसी को भी न्याय चाहिए होता था, अगर इसके टाइम में किसी को भी न्याय चाहिए होता था, वो व्यक्ति लाल रंग के कपड़े पहनकर, न्याय चाहने वाला लाल रंग के कपड़े पहनकर अगर इसके सामने उपस्थित हो जाता था, लाल रंग के कपड़े पहनकर इसके सामने उपस्थित हो जाता था, तो इसका अर्थ था कि इस व्यक्ति को न्याय चाहिए। साथ में एक बात और, इसे भारत में गुंबद निर्माण का पापा भी कहा जाता है। पापा माने पिताजी। इसे भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। इसे भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। बच्चों इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ठीक है। सारी चीजें एक बार दोबारा से रिपीट करूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहो। सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया इसने किसकी याद में? अपने बेटे नसीरुद्दीन महमूद की कब्र पर, ठीक है। किस पर? नसीरुद्दीन महमूद की कब्र पर। कहां बनाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कहां बनाया गया सुल्तानगढ़ी का मकबरा? अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की कब्र पर बनवाया गया, ठीक है ना। इसे ये भारत का सबसे पहला मकबरा माना जाता है, ठीक है, भारत का पहला मकबरा माना जाता है। इसे भारत का सबसे पहला मकबरा माना जाता है बच्चों, ठीक है ना। अप्रैल 1236 में इसकी मृत्यु हो गई, अप्रैल 1236 में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक। एक बार अब दोबारा से सारी की सारी चीजों को धीरे धीरे करके करते चलेंगे हम। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे करके दोबारा से इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। यहां भी देख लीजिए, इल्तुतमिश ने अरबी सिक्के चलाए। कौन कौन से चलाए?
अरबी सिक्के चलाए, ठीक, चांदी का, टंका, तांबे का, जीतल, ठीक। दिल्ली में टकसाल स्थापित किए, ये बात हम कर चुके हैं। 40 सरदारों का, ये देखिए 40 योग्य तुर्क सरदारों का एक गठन करवाया, जिसे हम चालीसा यानी तुर्क चहलगानी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना बच्चों। इल्तुतमिश की सफलताओं में इसका बड़ा योगदान था, इल्तुतमिश की सफलताओं में इसका बड़ा योगदान था, ठीक है बच्चों। गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक। एक बात और, इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी जाति का तुर्क था। क्या था? इलवरी तुर्क था। कई बार यह भी पूछा जाता है, ठीक है, इलवरी तुर्क था। और ये जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई, जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई, ठीक है, उस समय ये बदायूं का गवर्नर था बच्चों। जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई उस समय ये बदायूं का गवर्नर था, ठीक है बेटा। इल्तुतमिश अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली लाया। आपको याद होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो शासन करा था वो लाहौर से शासन किया था, और ये लाहौर से दिल्ली लेकर आया, ठीक है। ये राजधानी लाहौर से दिल्ली लेकर आया। देखिए कितनी सारी डिटेल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है ना बच्चों। अगर आप लोग इतनी डिटेल भी कर लोगे, केवल 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 वीडियो को सुन भी लोगे, वीडियो को देख लोगे, सुन लोगे, आपको सारी चीजें याद रहेंगी। इस बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के अधूरे निर्माण को पूरा करवा दिया था, ठीक है ना बेटा। लाहौर से राजधानी दिल्ली लेकर आ रहा है। अच्छा, इसके दो शत्रु थे बहुत तगड़े वाले। इसके जो दो शत्रु थे वो तगड़े वाले थे, कौन से? इसके दो शत्रु थे, कौन से वाले? एल्बोज और कुबाचा। बात कर चुके हैं हम आगे चलकर, ठीक है। कुबाचा, ठीक है ना। इन्होंने 1215 और 1217 में, 1215 और 1217 में इनके साथ इसका संघर्ष भी हुआ, ठीक है बेटा। एल्दोज और कुबाचा के बारे में मैंने अभी आपको बताया भी था, ठीक है बेटा। मैंने आपको बता दिया इसने बगदाद के खलीफा से स्वीकृति ली थी, ठीक। 40 गुलामों के संगठन के बारे में बता दिया, तुर्क चहलगानी के बारे में बता दिया। तुर्क चहलगानी को चारगान भी कहा जाता था बच्चों, चालीसा या तुर्क चहलगानी या चारगान, ठीक है ना बच्चों। एक बात और, इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम भी अंकित करवाया था। इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। ठीक है बेटा, अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित कराया। अपने आप को क्या घोषित किया उसने? नासिर उल मोमीन। अपने आप को उसने क्या घोषित कर दिया? नासिर उल मोमीन घोषित कर दिया। अपने आप को उपाधि दे दी नासिर उल मोमीन को। इक्ता के बारे में मैंने आपको बता दी, इक्ता प्रथा इसने शुरू की। इक्ता जो भूमि होती थी एक तरह की, और उस भूमि को जिसको दिया जाता था उसको इक्तादार कहा जाता था। एक बात और बेटा, मिन्हास उल सिराज, बहुत बड़ा इतिहासकार, मिन्हास उल सिराज। मिन्हास उल सिराज एक बहुत बड़े इतिहासकार थे बच्चों, इसी के दरबार में रहते थे। क्यों फेमस है मिन्हास उल सिराज? बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मिन्हास उल सिराज क्यों प्रसिद्ध है बच्चों? इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, नाम था तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी, स्टार बना लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिन्हास उल सिराज के द्वारा रचित पुस्तक का नाम है तबकात ए नासिरी, ठीक है ना बच्चों। और फिर हमने ये भी बता दिया कि इसने पहली बार भारत के अंदर मकबरे का निर्माण करवाया था, ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा, इसी समय चंगेज खान के नेतृत्व वाले मंगोल लोगों ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। इसने अपनी सल्तनत को मंगोलों से भी बचा लिया, ठीक है, सल्तनत की मंगोलों से रक्षा की। मंगोल कौन थे मैं आपको बता दूं। मंगोल असभ्य और खानाबदोश जनजाति थे, जो मंगोलिया, ठीक है ना, मंगोलिया में एक रेगिस्तान पड़ता है जिसका नाम है गोबी रेगिस्तान। गोबी रेगिस्तान के निवासी थे लोग। ये बेकार लोग थे बिल्कुल। इनके अंदर स्त्री नैतिकता का बहुत अभाव था, लेकिन अपनी माता को पूजनीय मानते थे ये लोग, ठीक। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था वो था चंगेज खान, ठीक है बेटा।
इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था वो चंगेज खान था। 1163 में चंगेज खान का जन्म हुआ, ठीक है, 1163 में चंगेज खान का जन्म हुआ। उससे पहले जो उसका असली नाम था, उसका असली नाम था तेमुचिन। चंगेज खान का असली नाम था तेमुचिन, ठीक है ना बच्चों। तो भारत में सबसे पहला मकबरा इसी ने बनवाया। बदायूं में जामा मस्जिद बनवाई इसने, बदायूं में जामा मस्जिद बनवाई, ये वाली दिल्ली वाली जामा मस्जिद नहीं, बदायूं में भी जामा मस्जिद है। बदायूं में इसने जामा मस्जिद बनवाई, अजमेर में मस्जिद बनवाई। एक चीज और बहुत फेमस है, नागौर में इसने अतारकिन का दरवाजा बनवाया। नागौर में इसने अतारकिन का दरवाजा बनवाया। नागौर में इसने अतारकिन का दरवाजा बनाया, ठीक है ना बच्चों। इसने हौज सुल्तानी बनवाया। हौज सुल्तानी ये दिल्ली में किला कोहना मस्जिद है उसके पास है, हौज ए सुल्तानी, हौज ए सुल्तानी। बहुत सारी डिटेल आपको मैंने इसके बारे में दे दी। अब हम इससे आगे चलते हैं 1236 में। 1236 में इसकी मृत्यु हुई और इसका मकबरा दिल्ली में है। तो बच्चों ये बात हुई हमारी। अब इससे आगे की कहानी हम देखेंगे, इससे आगे की कहानी हम देखेंगे। ये देखिए, चांदी का तमका, तांबे का जीतल। ग्वालियर विजय के बाद इसने, मैंने आप लोगों को बताया था, सिक्कों के ऊपर किसका नाम लिखवाया था? रजिया का नाम लिखवाया था, ठीक है ना बेटा। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया भारत में गुंबद निर्माण का पिता इसे कहा जाता है, ठीक। सुल्तानगढ़ी का मकबरा अपने पुत्र नसरुद्दीन की कब्र पर इसने बनवाया था। यह भारत का पहला मकबरा था, यह बात मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है ना। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में अपने बगदाद के खलीफा से सुल्तान के पद की वैधानिक स्वीकृति प्रदान प्राप्त की थी, ठीक है ना बच्चों। चलिए ये देखिए इधर, इसके बारे में भी हम बात कर चुके, जो भी मैंने आपको बताया हल्का सा विजुअल्स में भी देख लो। चंगेज खान का जन्म 1163 में हुआ। मंगोल जनजाति का था वो, ठीक है ना। ये असभ्य और खाना बदोश जनजाति है। इनके अंदर स्त्री विषयक नैतिकता का बहुत अभाव होता है, लेकिन माता को पूजनीय मानते थे। इस कबीले के लोग चीन के उत्तर में गोबी रेगिस्तान के निवासी थे और मंगोल लगातार भारत पर आक्रमण करते रहते थे, ठीक है ना बच्चों, ठीक। 1236 में इसकी मृत्यु हो गई और इसका मकबरा दिल्ली में है। अब बच्चों इसके बाद हमारे जो अगले शासक आते हैं वो आते हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ठीक है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह। हुआ क्या, पहले तो ये बताओ, यहां तक अगर आप लोगों को समझ में आया है अच्छे से तो प्लीज मुझे मेरी वीडियो जैसे भी आप लोगों को लग रही है, मैं काफी डिटेल काफी फैक्ट दे रहा हूं, विजुअलाइज भी आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, उसके अलावा ये सारी चीजें भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ठीक है ना बेटा। ये देखिए सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं कि क्या क्या किया था इसने, ठीक। सरे जहां अंगरक्षकों का मुखिया, वास्तविक नाम था इल्तुतमिश, कुबाचा मुल्तान पर, लाहौर पर और पंजाब पर शासन कर चुका था। आगे चलकर इसके साथ इसका संघर्ष होगा, ये भी मैंने आपको बताया। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा खरीदा हुआ था और ये उसका भी गुलाम था। हालांकि बाद में उसने उसकी बेटी से भी शादी कर ली थी, ठीक। ख्वारिज्म साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, इस साम्राज्य को भी मंगोल ध्वस्त कर देंगे, ठीक है ना। दामाद था। इसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। इक्ता एक अरबी शब्द है, भूमि का मतलब है इसका, इक्तादार होते थे जो जिसको ये जमीन दी जाती थी उसको इक्तादार बोलते थे। अरबी सिक्के चलाए, चांदी का टंका, तांबे का जीतल, टकसाल स्थापित करवाई। अपने आप को पहली बार सुल्तान घोषित करने वाला पहला शासक था। इसकी मुद्राओं पे शिव का नंदी और चौगान के घुड़सवार होते थे। 18 फरवरी 1229 को स्वतंत्र सल्तनत के बारे में भी बताया, ठीक है। बगदाद के खलीफा नाम था अल मुंतसिर बिल्लाह, इससे इन्होंने अपने लिए स्वीकृति मांगी थी, ठीक है ना, मान्यता मांगी थी। 40 तुर्क सरदारों का संगठन जिसे चालीसा कहा जाता है या फिर क्या कहा जाता था, तुर्क चेहलगानी, न्यायप्रिय शासक था। भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा गया। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इसने अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद की कब्र पर बनवाया। भारत का पहला मकबरा माना जाता है, ठीक है ना। तो बच्चों यहां तक हम आ चुके हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने बिल्कुल अभी अभी आपको बताई हैं। अब हम वापस आते हैं अपने मुद्दे पर, इससे अगले शासक के बारे में बात करते हैं। चलिए
अब इससे आगे की बात करते हैं। इल्तुतमिश ने मरने से पहले इच्छा व्यक्त करी थी कि वो अपना राज्य अपनी बेटी रजिया को देना चाहता है। उसकी इच्छा थी कि वो अपनी बेटी रजिया को शासक बनाए। कारण क्या था? कारण ये था भैया, इसका जो सबसे बड़ा और योग्य बेटा था ना, वो था लखनौती का शासक नसरुद्दीन महमूद। जो इसका सबसे बड़ा और योग्य पुत्र था वो था लखनौती का शासक नसरुद्दीन महमूद। इसकी मृत्यु हो चुकी थी। और जो इसका छोटा बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, वो एक दुर्बल व्यक्ति था और अक्षम व्यक्ति था। कौन? रुकनुद्दीन फिरोज शाह कैसा था? दुर्बल और अक्षम व्यक्ति था। अब जो तुर्क लोग थे ना, जो तुर्क लोग थे, वो एक स्त्री को राजा बनते हुए नहीं देखना चाहते थे। स्त्री कौन? रजिया। पिता की क्या इच्छा है? मेरे बच्चों में से मेरी बेटी राजा बने। और जो तुर्क सम्राट तुर्क लोग हैं वो क्या है? वो नहीं चाहते कि रजिया शासन संभाले, ठीक है ना। इसलिए अनेक तुर्क अमीरों ने फिरोज शाह की माता है ना, जो थी तुर्कान शाह, उसके साथ मिलकर एक षड्यंत्र करके रुकनुद्दीन फिरोज शाह को 1236 में सुल्तान घोषित कर दिया। 1236 में सुल्तान घोषित कर दिया, ठीक है ना। रुकनुद्दीन फिरोज शाह को कब सुल्तान घोषित कर दिया? 1236 में, ठीक है। और भैया जी इच्छा क्या थी इनकी? इनके पिताजी की इच्छा ये थी कि बेटी बने, रजिया बने सुल्तान, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि षड्यंत्रों के कारण रुकनुद्दीन फिरोज शाह बन गया सुल्तान। अब फिरोज शाह सुल्तान तो बन गया, लेकिन शासन व्यवस्था संभालना उसके लिए संभव नहीं था। इसलिए शासन व्यवस्था अब आ जाती है शाह तुर्कान के हाथ में, शाह तुर्कान के हाथ में, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये तो एक अयोग्य शासक है। अब जब ये अयोग्य शासक है, शासन पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा, तो शाह तुर्कान इसके शासन को संभाल रही है। ये एक क्रूर महिला है। कैसी महिला है? क्रूर महिला है, ठीक है। शाह तुर्कान एक क्रूर महिला है। तो बेटा इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो उसका बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज, वो क्या बन गया? सुल्तान बन गया। कैसा शासक है? अयोग्य शासक है, ठीक है, ये अयोग्य है। अब सबसे बड़ी बात ये है विलासी तबीयत के आदमी। विलासी मतलब ऐशो आराम पसंद व्यक्ति हैं। ये विलासी तबीयत के व्यक्ति हैं, ऐशो आराम पसंद व्यक्ति हैं। इन्होंने अय्याशियों पे ध्यान दिया। और अब जब अय्याशी होने लगी तो किसी भी जनता को ये चीज पसंद नहीं आएगी कि हमारी जो शासक है वो हमारे पैसे पर अय्याशी करे और मजे ले जिंदगी के, ठीक है ना। तो तुर्कान शाह के लिए, तुर्कान शाह जो है वो इसकी माता है और वो इसका शासन चला रही है। ये भैया जी अय्याशी में व्यस्त है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो शाह तुर्कान थी वो एक तुर्क दासी थी, तुर्क दासी थी। अब आप खुद एक मोटी सी बात समझ के देखिए कि एक दासी जब रानी बनती है, जब एक दासी रानी बनती है, तो फिर वो अपने बहुत सारे अरमानों को पूरा करने की कोशिश करती है, ठीक है ना। तो रुकनुद्दीन की मां जो तुर्कान थी, इसने उल्टे सीधे फरमान देने शुरू कर दिए, उल्टे सीधे आदेश देने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से अब क्या हुआ? तुर्क अमीरों ने रुकनुद्दीन को गद्दी से हटा दिया और जो सत्ता की बागडोर है वो किसको थमा दी? रजिया सुल्तान को थमा दी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। अगली वीडियो में मैं आपके लिए रजिया सुल्तान को लेकर आऊंगा और रजिया सुल्तान के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। और बच्चों बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, आप लोगों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट करो, ताकि मैं नई नई वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं। मैं आपके लिए मैथ्स रीजनिंग की भी काफी सारी वीडियो लेकर आऊंगा। तो बच्चों मैं फिर तुम लोगों को यह कहता हूं, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमान है, रास्ता हमें खुद बनाना है। जब हम मेहनत करेंगे, जब हम अपनी पूरे बेस्ट एफर्ट्स देंगे, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम बड़े मजे से पास होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी। जय श्री राम, जय हिंद। कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ और फिर हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे रजिया सुल्तान को। जय श्री राम बच्चों।